जय हिंद। मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। अब से 1.5 साल पहले जब एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया तो सभी लोग चौंक गए कि आखिर बीजेपी ने ऐसे शख्स को मुख्यमंत्री क्यों बनाया जो कि दूसरी पार्टी से आ रहा है और उसके पास जो विधायकों की संख्या है वो बीजेपी से आधे से भी कम है। एक तरफ बीजेपी के पास अपने 105 विधायक थे जो 2019 के चुनाव में जीत कर आए। इसके अलावा 15-20 निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन बीजेपी के पास था। और ऐसे में एकनाथ शिंदे जिनके पास मात्र 40 विधायक थे, उनको मुख्यमंत्री क्यों बना दिया गया? मुझे आज भी याद है वो दोपहर जब राजभवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र फडणवीस ने ऐलान किया कि एकनाथ शिंदे जो है इस सरकार के मुख्यमंत्री होंगे और मैं सरकार से बाहर रहूंगा, ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के 3 घंटे बाद उसी राजभवन में यही देवेंद्र फडणवीस जो कह रहे थे कि मैं सरकार के बाहर रहूंगा, उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते आए नजर आए। उनके आंखों में आंसू भी दिखाई दे रहे थे और सियासी गलियारों में इस बात की बड़ी चर्चा हुई कि ये तो देवेंद्र फडणवीस का डिमोशन है। जो आदमी 2 बार मुख्यमंत्री रह चुका है, साल 2014 में एक बार मुख्यमंत्री बना, 2019 में फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, हालांकि दूसरी बार सरकार ज्यादा चली नहीं, लेकिन उसको इस तरह से उप मुख्यमंत्री बना देना ये उसका डिमोशन ही माना गया। खुद देवेंद्र फडणवीस के अरमानों पर पानी फिर गए। चुनाव प्रचार के दौरान वो बार बार जगह जगह पर यही कहते थे, मैं पुनः येनवी, पुनः येनवी, पुनः येनवी, मैं फिर आऊंगा। लेकिन आए वो जरूर उप मुख्यमंत्री बनके। तो फिर क्या वजह हो गई कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया बजाय अपनी पार्टी के नेता को? इसके पीछे सीधा उद्देश्य ये था कि मराठाओं को साथ लिया जाए, मराठाओं को शांत रखा जाए। और ये काम एकनाथ शिंदे के जरिए ही होता बीजेपी को नजर आया, क्योंकि बीजेपी के पास अपना कोई ऐसा कद्दावर नेता मराठा समुदाय से नहीं था। हाँ, कुछ नाम जरूर हैं बीजेपी में मराठा समुदाय के, जैसे विनोद तावड़े हैं, फिर चंद्रकांत पाटिल हैं, लेकिन वो एकनाथ शिंदे जैसे क्राउड पुलर नहीं है। वैसा उनका कद नहीं है, उतने वो आक्रामक नहीं है, उतने धारदार नहीं माने जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे पार्टी में ठाकरे परिवार के बाहर सबसे ताकतवर नेता माने जाते थे शिवसेना में। उनका राज्य भर में नेटवर्क था, कई विधायक उनके प्रति वफादार थे, वो पार्टी के लिए पैसा इकट्ठा करने में माहिर थे और मराठा फेस तो थे ही। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे सबसे फिट व्यक्ति लगे बीजेपी को कि इनको ही मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। और इसके पीछे कारण यह था कि 2018 में मराठा आरक्षण को लेकर मराठा क्रांति मोर्चा नाम के संगठन ने जगह जगह आंदोलन किया। पहले तो मूक मोर्चे निकाले गए, शांतिपूर्वक आंदोलन हुआ। लगभग महाराष्ट्र के सभी शहरों में हजारों मराठा उसमें शामिल होते थे, सरकारी नौकरियों और शिक्षा में रोजगार की मांग को लेकर। और तब कोई नेता नहीं था, कोई फेस नहीं था उस आंदोलन का, लोग एक साथ आ रहे थे, सिर्फ एक बैनर था मराठी क्रांति मोर्चा का। लेकिन आगे चलकर यह आंदोलन हिंसक हो गया और उसके बाद सरकार दबाव में आई। सरकार ने मराठाओं को आरक्षण घोषित कर दिया, फडणवीस सरकार ने। लेकिन वो आरक्षण टिक नहीं सका अदालत में। अब बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व ये जानता था, आला नेतृत्व ये जानता था कि आने वाले वक्त में वापस से मराठा आरक्षण का जिन बोतल से बाहर निकलेगा और ये सरकार के लिए मुसीबत का सबब बन सकता है। तो ऐसे में कोई मराठा चेहरा ही चाहिए था सरकार को जो कि इससे डील कर सके। और मराठाओं की नाराजगी मोल लेने का जोखिम कोई नहीं उठा सकता, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं उठा सकती। 32% वोटर हैं। तो ऐसे में अगर मराठा नाराज हो गए तो फिर आने वाले ये चुनावों में उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इस साल 3 तरह के चुनाव हैं। लोकसभा का चुनाव है अभी 2 महीने बाद, फिर विधानसभा का चुनाव अक्टूबर में हो सकता है। इस बीच में मुंबई महानगर पालिका समेत कई बड़ी महानगर पालिकाओं के चुनाव हैं। तो ऐसे में मराठाओं का साथ होना जरूरी था।
तो इस उद्देश्य से एकनाथ शिंदे को बना दिया गया मुख्यमंत्री। और जैसा कि अनुमान लगाया था बीजेपी के नेतृत्व ने, फिर से 2023 में मराठा आरक्षण के मुद्दे को लेकर आंदोलन शुरू हो गया। पहली बार अगस्त के आखिरी हफ्ते में मनोज जरंगे पाटिल बैठ गए अनशन करने के लिए, और उस दौरान काफी हिंसा वगैरह भी हुई। उसके बाद अक्टूबर के आखिर में, नवंबर में फिर से उन्होंने अनशन किया, फिर हिंसा हुई, और अब 20 जनवरी को निकले थे मुंबई कूच करने के लिए। नवी मुंबई तक आ भी गए, मुंबई की सीमा तक आ भी गए कि अगर मराठाओं को आरक्षण की अधिसूचना नहीं जारी होती है तो फिर वो मुंबई ठप कर देंगे, मुंबई में बैठकर आजाद मैदान में अनशन करेंगे। तो शिंदे सरकार के ऊपर जिम्मेदारी थी कि ऐसा ना हो और मराठा शांत हो जाए, मराठा आंदोलनकारी वापस चले जाएं। और फिर शिंदे सरकार ने ही तोड़ निकाला और कहा कि एक ऑर्डिनेंस जारी किया जा रहा है जिसमें कि निजाम कालीन जिनके दस्तावेज पता चल रहे हैं कुणबी मराठाओं के, उनको आरक्षण मिलेगा ओबीसी कोटे से, और साथ में उनके जो ब्लड रिलेटिव्स हैं उनको भी आरक्षण दिया जाएगा। तो ये बात मान ली गई। साथ में जो आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे जो हिंसा के पिछले साल, उनको वापस लेने की भी बात कही है। हालांकि उसको लेकर बवाल हो गया है, छगन भुजबल इसका विरोध कर रहे हैं, सरकार में ही मंत्री हैं। लेकिन कुल मिलाकर एकनाथ शिंदे को जिस वजह से मुख्यमंत्री का पद मिला था, जो उद्देश्य था, वो बीजेपी ने हासिल कर लिया। अब जिस तरह से मराठा आंदोलन खत्म हुआ है, उसके राजनीतिक मायने ये निकाले जा रहे हैं कि बीजेपी उसको चुनावी तौर पर भुनाने की कोशिश करेगी कि देखिए, हम तो मराठाओं को आरक्षण दे रहे हैं, हमने मराठाओं की मांग मान ली है। और एकनाथ शिंदे खुद उसका क्रेडिट लेने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने प्रयास किया मराठाओं को समझाने का, उनको शांत किया और उनका आंदोलन खत्म करवाया। विपक्षी पार्टियां जैसे कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे की पार्टियों ने भी कोशिश की थी। जब पहली बार मनोज जरंगे पाटिल अनशन पर बैठे थे और जब हिंसा हुई थी, तो उसके बाद ये दोनों नेता उनसे मिलने के लिए गए थे, सहानुभूति जताने के लिए, और भुलाने की कोशिश की गई थी। लेकिन अब जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने इस पूरे मामले में फैसले लिए और आंदोलन को खत्म करवाया, तो अब आने वाले चुनाव में, जो पहला लोकसभा चुनाव होगा, उसमें पूरी तरह से इसको भुनाने की कोशिश की जाएगी और मराठा समुदाय के बीच इसको प्रचारित किया जाएगा कि देखिए, ये सरकार मराठाओं की हितैषी है। अभी फरवरी में एक विशेष सत्र भी आयोजित किया जा रहा है मराठा आरक्षण को लेकर विधानसभा का, तो इसका भी हवाला दिया जाएगा। तो देखते हैं आगे जो कुछ भी होता है महाराष्ट्र की सियासत में, हमारी उस पर नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद।